सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होने वाला है ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जिसमें ब्रेन में जो है एक ह्यूमन का, अगर वो मेल है तो उसमें मेल की तरह स्ट्रक्चर और बिहेवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर वो फीमेल है तो फीमेल की तरह स्ट्रक्चर और बिहेवियर चेंजेस डेवलप होंगे। ठीक है, ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसका हम साइनॉप्सिस देखेंगे। ये साइनॉप्सिस है इसका 10 पॉइंट का। सिनॉप्सिस को आप लोग बना लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ब्रेन सेल डिफरेंशिएशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेन में मेल और फीमेल स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है डेवलप होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, फीमेल में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन जो फीमेल में पाए जाने वाले हैं वो डेवलप होंगे, या तो मेल में पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंस है वो डेवलप होंगे। ये डिफरेंशिएशन जेनेटिक फैक्टर्स, हॉर्मोन्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक फैक्टर से भी कंट्रोल हो सकते हैं। हार्मोन्स जो पाए जाते हैं मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, इससे और किसी प्रकार के इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी कंट्रोल हो सकता है। इस प्रोसेस के दौरान ब्रेन के कुछ हिस्से जैसे कि हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं जो बिहेवियर, कॉन्जिनिशन और रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, इनको अलग अलग तरीके से विकसित होना होता है। अगर मेज में होंगे तो वो डिफरेंट टाइप के बिहेवियर और डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट में स्टार्ट होगा, अगर मेल में होगा तो वो डिफरेंट डेवलप होगा। ठीक है, जो बिहेवियर, कंजक्शन और रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस लाते हैं बॉडी के। ठीक है गाइज, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पे कांटेक्ट करना है और यहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे स्टडी नोट्स। इसके बाद है डेफिनेशन ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, वे बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक और हार्मोनल फैक्टर के इन्फ्लुएंस से मेल और फीमेल ब्रेन में स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंस इमर्ज होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं और जो जेनेटिक होते हैं उनके उनके जो है उनके कंट्रोल से मेल और फीमेल के जो ब्रेन होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि डिफरेंसेस डेवलप होते हैं जिससे मेल का डिफरेंसेस अलग हो जाते हैं और फीमेल्स के अलग हो जाते हैं। ये डिफरेंशिएशन एम्ब्रायक डेवलपमेंट के दौरान शुरू होता है और प्यूबर्टी तक चलता रहता है। ये डिफरेंसेस कब स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रायो जब डेवलप होना स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तब ये स्टार्ट हो जाता है और जब तक प्यूबर्टी कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कि प्यूबर्टी का जो प्रोसेस होता है तब तक ये चलता रहता है। नेक्स्ट है इसका स्टेजेस ऑफ ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन। ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन एक जटिल प्रक्रिया है जो कि जेनेटिक, हार्मोनल और इन्वायरमेंटल कारकों से प्रभावित होती है। मुख्य रूप से 3 स्टेजेस में होते हैं। ठीक है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जो किसी किसी प्रभावित होती है, जेनेटिक, हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रभावित होती है। इसके 3 स्टेज है। इसका फर्स्ट स्टेज है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। ठीक है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौरान सेक्स क्रोमोसोम XX या XY हो सकते हैं। मेन ब्रेन डिफरेंशिएशन की दिशा निर्धारित करते हैं। XY एम्ब्रायोज में SRY जीन का सक्रिएशन होता है जिससे टेस्टिस का विकास होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट स्टेज है, उसमें क्या होता है, जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है, जो उसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं वो या तो XX होगा या XY होगा। ठीक है, तो उसकी दिशा को निर्धारित करते हैं। जो XY एम्ब्रायो होते हैं उसमें कौन सा जीन पाया जाता है, SRY जीन पाया जाता है जो कि एक्टिव होता है और जो टेस्टिस का डेवलपमेंट करता है और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो कि किस में पाया जाने वाला हार्मोन है, मेल्स में। ठीक है, इसका सेकंड स्टेज है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। टेस्टोस्टेरोन और उसके डायरेक्टिवेट डायरेक्टिव एस्ट्राडियल ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो एस्ट्राइडल ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को प्रभावित करते हैं एक मेल एम्ब्रायो को डेवलप करने के लिए। ठीक है, मेल एम्ब्रायो में टेस्टोस्टेरोन ब्रेन में प्रवेश करके एरोमास्टेस एंजाइम द्वारा एस्ट्राइडियल में बदल जाता है जो मेल स्पेसिफिक ब्रेन स्ट्रक्चर को विकसित करता है। ठीक है, जो मेल के एम्ब्रायो होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन क्या है, ब्रेन में प्रवेश करके एरोमेस्टिस एंजाइम का फॉर्मेशन करता है और उसके द्वारा एस्ट्राडियल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि क्या करता है, मेल का स्पेसिफिक ब्रेन का स्ट्रक्चर विकास करने में हेल्प करता है। यानी कि मेल का जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसका जो डेवलपमेंट है वो करता है। फीमेल एम्ब्रायोज में एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है, जिससे फीमेल स्पेसिफिक ब्रेन स्ट्रक्चर का विकास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो फीमेल एम्ब्रायो होती है उसमें एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन पाया जाता है उसका स्तर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा लो होता है, जिससे जो फीमेल है वो स्पेसिफिक ब्रेन स्ट्रक्चर का विकास करती है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ठीक है, बर्थ के बाद हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिलकर ब्रेन के बिहेवियर और कॉन्जेनेटिव डिफरेंस को आकार देते हैं। ठीक है, यानी कि जब बर्थ हो जाता है एक एम्ब्रायो का, उसके बाद क्या करते हैं, जो हार्मोन्स और इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले फैक्टर हैं वो दोनों मिलकर एक ब्रेन के बिहेवियर और कॉन्जेनेटिव डिफरेंस को आधार देते हैं, यानी कि कॉन्जेनिटिव डिफरेंस को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस अडल्टहुड तक जारी रहती है और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, कॉन्जेनिटिव एबिलिटीज और हार्मोनल रेगुलेशन को प्रभावित करती है। अडल्टहुड यानी कि प्यूबर्टी कंप्लीट होने तक ये प्रोसेस जो है चलती रहती है, और जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होते हैं और कॉन्जेनिटिव एबिलिटीज़ पाई जाती हैं वाली जो प्रोसेस होती है और जो इमोशनल रेगुलेशन वाली प्रोसेस होती है, उनको ये क्या करते हैं, इफेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसका थर्ड स्टेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन। ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन एक जटिल प्रक्रिया है जो कि जेनेटिक हार्मोनल और एपीजेनेटिक कारकों द्वारा नियंत्रित होती है, विभिन्न चरणों में पाई जाती है। ठीक है, ये क्या प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया है जो किससे रेगुलेट होती है, हार्मोन से और जेनेटिक्स से। ठीक है, इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टेज होता है मैकेनिज्म में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट स्टेज है जेनेटिक रेगुलेशन। सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स या एक्स वाई ब्रेन डेवलपमेंट की दिशा तय करते हैं। एक्स वाई एम्ब्रायोज में SRY जीन सक्रिय होकर टेस्टिस का विकास करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स हो सकते हैं या तो फिर एक्स वाई हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, ब्रेन की डेवलपमेंट का जो दिशा होता है उसको तय करने के बाद जो SRY होता है, अगर एम्ब्रायो में XY जीन पाया गया है तो जो XRY जीन होता है वो एक्टिव हो जाता है और किसका विकास करता है, टेस्टिस का, और जिससे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन शुरू होता है और एम्ब्रायो जो है मेल बनता है। ठीक है, एक्स एक्स एम्ब्रायो में SRY जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, जिससे ओवरी का विकास होता है और एस्ट्रोजन का स्तर नियंत्रित रहता है। ठीक है, जो SRY जीन होता है वो इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, किसमें, एक्स एक्स एम्ब्रायोज में, क्योंकि ये फीमेल एम्ब्रायोज है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्तर जो होता है वो कंट्रोल्ड रहता है। सेकेंड है इसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस और ब्रेन डेवलपमेंट। मेल एम्ब्रायोज में टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो ब्रेन में प्रवेश करके एरोमास्टेसिस एंजाइम द्वारा एस्ट्राएडियोल में बदल जाता है। ठीक है, जो मेल एम्ब्रायो होते हैं उससे टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या करता है, ब्रेन में प्रवेश करने के बाद एरोमास्टेस एंजाइम द्वारा एस्ट्राएडियोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो एस्ट्राइडल बना हुआ है वो मेल स्पेसिफिक ब्रेन स्ट्रक्चर को विकास करने में हेल्प करता है। ठीक है, फीमेल एम्ब्रायोज में एस्ट्रोजन का स्तर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे ब्रेन फीमेल पैटर्न में विकसित होता है। इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जो ब्रेन बनाता है फीमेल का, उसके पैटर्न को विकास करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल पीरियड ऑफ डिफ्रेंशिएशन। पेरेंटल और अर्ली पोस्टनेटल अवधि में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो ब्रेन क्रिकुलेटस को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, अग्रेशन, कॉन्जिनेशन और इमोशनल रिस्पॉन्स को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जो पेरेंटल और अर्ली पोस्टनेटल अवधि होती है कि एक फेस होता है, उसमें कि क्या करते हैं, जो हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स, वो ब्रेन के क्लिटोरिस को स्थायी रूप से इफेक्टेड कर देते हैं। तो ये जो इफेक्टेड प्रभाव होता है वो क्या करता है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, अग्रेशन और कॉन्जिनेशन और इमोशनल रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने का काम करता है, यानी कि इस प्रकार के रिस्पॉन्सेस को ये नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। डीएनए
मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन जैसे कि एपिजेनेटिक कारक जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करता है। ये परिवर्तन ब्रेन डिफरेंशिएशन और लॉन्ग टर्म बिहेवियर ट्रेट्स को प्रभावित करता है। ठीक है, तो डीएनए मेथिलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एपिजेनेटिक कारक, जीन एक्सप्रेशन इत्यादि। ठीक है, उनको ये क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। ये जो परिवर्तन हुआ होता है वो क्या करता है? ब्रेन के डिफरेंशिएशन और लॉन्ग टर्म बिहेवियर ट्रेट्स को, यानी कि लंबे टाइम तक एक बिहेवियर का जो स्थायीकरण है उसको करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ब्रेन रीजन्स इन्वॉल्व इन सेक्स डिफरेंशिएशन। सेक्स डिफरेंशिएशन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेन रीजन्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, हार्मोन रेगुलेशन और कॉन्जेक्टिव डिफरेंस को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं ब्रेन में पाए जाने वाले, वो क्या करते हैं? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को और हार्मोनल रेगुलेशन को क्या करते हैं? बैलेंस और कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। इसमें फर्स्ट ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस गोलैंडर हार्मोन के प्रति संवेदनशील होता है और जो कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें प्रीऑप्टिक एरिया और ऑक्यूरेट न्यूक्लियस सेक्स स्पेसिफिक न्यूरल क्यूरेस का विकसित करते हैं। क्यूरेस विकसित करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? जो प्रीऑप्टिक एरिया होती है, प्रीऑप्टिक और एक्यूरेट न्यूक्लियस सेक्स डिफरेंशियल न्यूरल क्लिटरिस को विकास करने में ये हेल्प करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सेकंड है प्रीऑप्टिक एरिया। ये ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जिसमें सेक्सुअल बिहेवियर और हार्मोनल सिक्रीशन को नियंत्रित करता है। मेल में यह एरिया बड़ा होता है, टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से विकसित होता है। ठीक है, ये एक ऐसा हिस्सा होता है ब्रेन का जो कि क्या करता है? सेक्सुअल बिहेवियर और हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। जो मेल्स होते हैं उनमें ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा पाया जाता है और टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से विकास करता है। नेक्स्ट है एमिगडाला। एमिगडाला इमोशन रेगुलेशन, सोशल बिहेवियर और अग्रेशन को नियंत्रित करता है। मेल्स और फीमेल्स में इनका आकार और सक्रियता अलग अलग होती है जो कि हार्मोनल प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ब्रेन का वो क्या करता है? इमोशनल रेगुलेशन, यानी कि एक ह्यूमन किस प्रकार से उसका इमोशनल का रेगुलेशन होगा उसको कंट्रोल करता है, और उसका सोशल बिहेवियर किस प्रकार का होगा उसको कंट्रोल करता है, और साथ ही उसके अग्रेशन के लेवल को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, मेल्स और फीमेल में इसका डिफरेंट टाइप का आकार और एक्टिवनेस होती है जो कि हार्मोनल प्रभाव के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का पार्ट होता है जो लर्निंग और मेमोरी से जुड़ा होता है। इसमें सेक्स बेस्ड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये क्या करने में हेल्प करता है? ह्यूमन को लर्निंग और मेमोरी, ठीक है, मेमोरी से जुड़ा हुआ होता है, इससे ही रेगुलेट करते हैं। और जो है ये जो है सेक्स बेस्ड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इसमें देखने को मिल सकती है, यानी कि जो मेल्स है उसमें इसका एरिया दूसरा दिखाई देगा, एरिया और उसके वर्क, और जो है फीमेल उनमें थोड़े बहुत इनमें फर्क देखने को मिलेंगे फीमेल्स में। ठीक है, एस्ट्रोजन का प्रभाव फीमेल के हिप्पोकैम्पल प्लास्टिसिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? फीमेल के जो ये ब्रेन का पार्ट है हिप्पोकैम्पस, इसकी प्लास्टिसिटी यानी कि इसका जो एरिया होता है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोसम। ये ब्रेन के दोनों हेपोस्फेरियस को जोड़ने वाला क्षेत्र है जो कि कॉग्निटिव फंक्शन को प्रभावित करता है। ठीक है, ये ऐसा पार्ट है जो कि ब्रेन के जो दोनों हेमिस्फेरियस होते हैं उनको कनेक्ट करता है और कनेक्टिव फंक्शन को इफेक्ट करता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार फीमेल्स में यह अधिक विकसित हो सकती है जिससे इंटर इंटर हेमिस्फेरिक कम्युनिकेशन बेहतर होती है। ठीक है, कुछ अध्ययनों के अनुसार क्या पता चलता है हमें कि फीमेल्स में ये जो होती है कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा विकसित हो सकता है जिससे जो है इंटर हेमिस्फेरिक कम्युनिकेशन जो होती है फीमेल्स की वो बेहतर हो सकती है मेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन्स इन्वॉल्व इन ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन। ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन में कई हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो न्यूरल क्लिटरिस और ब्रेन स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हार्मोन्स का रोल होता है। इसमें फर्स्ट हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस द्वारा सिक्रेट किया जाता है और ब्रेन में प्रवेश कर एरोमेसिस एंजाइम की मदद से
एस्ट्राडियोल में परिवर्तित होता है। ठीक है, ये कहाँ से सीक्रेट होता है? टेस्टिस से, और ब्रेन में प्रवेश करने के बाद एरोमेस्टिस एंजाइम की मदद से एस्ट्राडियोल में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है? मेल ब्रेन डिफरेंशिएशन और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जो मेल की ब्रेन का जो डेवलपमेंट होगा और उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर होगा उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एस्ट्राडियोल। टेस्टोस्टेरोन से बनने वाला ये हार्मोन जो है ब्रेन डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और मेल्स में यह ब्रेन मैस्कुलाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि फीमेल में इसका स्तर कम रहता है। ठीक है, जो एस्ट्राडियोल हार्मोन है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। ठीक है, ये क्या करता है? ब्रेन के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है और जो मेल्स होते हैं उनमें ये मैस्कुलाइजेशन में हेल्प करता है, जबकि फीमेल्स में इसका लेवल क्या है? बहुत ज़्यादा कम होता है, जिससे फेमिनाइजेशन होती है, यानी कि उस एम्ब्रायो का फीमेल में डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है एंटी मुलेरियन हार्मोन्स। टेस्टिस द्वारा उत्पन्न किए जाने वाला ये हार्मोन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विकसित करता है और ब्रेन क्लिटोरिस को प्रभावित करता है। ठीक है, ये फीमेल टाइपिकल स्ट्रक्चर को सपर्स करने में भूमिका निभाता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? टेस्टिस से। ठीक है, ये क्या करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को विकसित करता है। ठीक है, और जो ब्रेन का क्लिटोरिस होता है उसको इफेक्ट करता है। ये फीमेल का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है उसको सफर्स करने में भूमिका निभाता है, यानी कि सफर्स करने में एक प्रकार से आप कह सकते हो नष्ट करने में, क्योंकि एंटी मुलेरियन हार्मोन मुलेरियन डक्ट किस में पाए जाते हैं? फीमेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, उनको ये नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रोजेस्ट्रॉन। फीमेल ब्रेन डेवलपमेंट में ये सहायक होता है हार्मोन जो न्यूरो प्रोटेक्शन प्रदान करता है और कॉन्जेक्टिव फंक्शन को इफेक्टेड करता है। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरोन कहाँ से पाया जाता है? ब्रेन के डेवलपमेंट में इसका जो मेन रोल होता है। ठीक है, ये न्यूरो प्रोटेक्शन प्रदान करता है हार्मोन, एक प्रकार का हार्मोन है जो न्यूरल प्रोटेक्शन प्रदान करता है और साथ ही कॉग्निटिव फंक्शन को भी प्रभावित करता है। इसका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मूड्स रेगुलेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन जो पेरेंटल ब्रेन डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। अत्यधिक कॉर्टिसोल का स्तर ब्रेन डिफरेंशिएशन में बड़ी गड़बड़ी ला सकता है और बिहेवियरल डिफरेंसेस उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ये एक प्रकार का स्ट्रेस हार्मोन आप कह सकते हो उसमें, क्योंकि इसमें जो पेरेंटल ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसको ये इफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा कार्टिसोल का जो स्तर होता है, यानी कि कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका स्तर क्या करता है? ब्रेन के डिफरेंशिएशन में बड़ी गड़बड़ी ला सकते हैं, कि काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी ला सकता है अगर इसका लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो। ठीक है, बिहेवियरल डिफरेंसेस में डिफरेंसेस उत्पन्न करता है, यानी कि अगर इसमें इसका लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो जो बिहेवियरल डिफरेंसेस होते हैं वो देखने में हमें काफ़ी ज़्यादा जो ऐसी बिहेवियर दिखाई देंगी जो कि नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, डिफरेंसेस उत्पन्न कर सकता है अत्यधिक कॉर्टिसोल का स्तर, इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन। ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन कई कारणों से प्रभावित होती है जो न्यूरल डेवलपमेंट, बिहेवियर और कॉन्जेक्टिव फंक्शन को निर्धारित करता है। ठीक है, फर्स्ट है इसमें जेनेटिक म्यूटेशंस। सेक्स क्रोमोसोम में बड़ी गड़बड़ी होने से ब्रेन डिफरेंशिएशन इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। टर्नर सिंड्रोम और लाइन के लाइन फिल्टर सिंड्रोम जैसी स्थितियां न्यूरल डेवलपमेंट में बदलाव ला सकती हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का ऐसा कंडीशन होता है जो क्रोमोसोम की गड़बड़ी होने से हमको देखने को मिल सकता है, एक प्रकार का डिसीज होता है। ठीक है, सेकंड है हार्मोनल इम्बैलेंस। टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन का अधिक या कम होना ब्रेन स्ट्रक्चर को बदल सकता है और पेरेंटल एस्ट्रोजन एक्सपोज्योर से मैस्कुलाइन ट्रेस विकसित हो सकते हैं, जबकि एस्ट्रोजन की कमी से फेमिनाइजेशन प्रभावित हो सकती है। ठीक है, अगर हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि बदल सकता है और पेरेंटल जो एड्रोजन एम्प्रोशियोल होती है उससे मेस्ट्रोलाइन ट्रेट विकसित हो सकते हैं, जो कि बहुत सारे डिसऑर्डर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जबकि एस्ट्रोजन की कमी से क्या होगा? फेमिनाइजेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, इस प्रकार से हार्मोन का बैलेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। स्ट्रेस, पोषण की कमी और टॉक्सिन्स
ब्रेन डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। पेरेंटल स्ट्रेस से हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं जो कि बिहेवियर डिफरेंसेस उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले कारक हैं जैसे कि स्ट्रेस हो गया, पोषण की कमी और टॉक्सिन्स जैसे जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो ब्रेन की डेवलपमेंट को भी प्रभावित कर सकते हैं। और जो पेरेंटल स्ट्रेस होता है वो हार्मोन फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। ठीक है, जो बिहेवियरल स्ट्रक्चर को डिफरेंस में उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस नॉर्मल होना चाहिए उसको इरेगुलर या इम्बैलेंस करने में भी इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस फैक्टर्स होते हैं वो रोल प्ले कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस। डीएनए मिथाइलाइजेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन जैसे एपिजेनेटिक बदलाव जो है जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। ये लॉन्ग टर्म ब्रेन डिफरेंशिएशन और सेक्स स्पेसिफिक न्यूरल ट्रिटरीज को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, जो डीएनए के मैथिलाइजेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन होते हैं जैसे कि एपिजेनेटिक बदलाव जो कि जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ब्रेन डिफरेंशिएशन और सेक्स स्पेसिफिक न्यूरल क्लियरेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का उनको इस प्रकार के जो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन। ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन का अध्ययन बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेडिकल दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूरल डेवलपमेंट और बिहेवियर को प्रभावित करता है। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है? न्यूरल डेवलपमेंट जो होता है ब्रेन का और जो बिहेवियर पाया जाने वाला होता है कि ह्यूमन के अंदर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। और बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और मेडिकल तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फर्स्ट है इसमें बिहेवियल डिफरेंसेस। यह मेल और फीमेल दोनों बिहेवियर पैटर्न्स को समझने में हेल्प करता है। हार्मोनल और स्ट्रक्चरल अंतर से एग्रेशन, सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल रिस्पॉन्सेस प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट था बिहेवियर डिफरेंसेस जो कि क्या करता है मेल और फीमेल दोनों के बिहेवियर पैटर्न को समझने में काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प करता है और उसके हार्मोन के स्ट्रक्चर को समझने में जैसे कि एग्रेशन, सोशल इंटरेक्शन और इमोशनल रिस्पॉन्स को प्रभावित करता है। ठीक है, साथ में हमें समझने में भी हेल्प करता है। इसमें इसके बाद है सेकेंड मेडिकल इम्प्लीकेशंस। न्यूरोलॉजिकल और फिजियोस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जैसे ऑटिज्म डिप्रेशन और शियोजोफ्रेनिया के रिस्क फैक्टर्स को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, इस प्रकार के जो डिसीज होते हैं उनको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मेडिकल डिसीज को। और हार्मोनल असंतुलन से जुड़े कॉन्जेक्टिव और मेंटल हेल्थ इशू को भी निदान संभव होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उनका जो हम आसानी से उनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्जिनेटिव स्ट्रेंथ्स। लर्निंग मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज में जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस को उजागर करता है। कुछ अध्ययन ये बताते हैं कि फीमेल्स में वर्बल स्किल्स और मेल्स में स्पेशल एबिलिटीज बेहतर हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की जो स्ट्रेंथ पाई जाती है ह्यूमंस के अंदर में जैसे कि लर्निंग मेमोरी और प्रॉब्लम की जो सॉल्विंग करने की एबिलिटी होती है उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और जो फीमेल्स में एक स्टडी से पता चलता है कि फीमेल्स में वर्बल स्किल यानी कि बोलने की स्किल अच्छी पाई जाती है और मेल्स में क्या है स्पेशल एबिलिटीज बेहतर पाई जाती है। इस प्रकार से हमें स्टडी में पता चला है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। मेटिंग, पेरेंटल केयर और सेक्सुअल ओरिनेशन जैसे व्यवहार ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन को प्रभावित होते हैं। यह हार्मोन रेगुलेशन के माध्यम से रिप्रोडक्टिव सक्सेस सुनिश्चित करता है। ठीक है, जो मेटिंग, पेरेंटल केयर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे व्यवहार होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो क्या करते हैं ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन से ही इफेक्टेड होते हैं। और ये जो हार्मोन रेगुलेशन है उसके माध्यम से रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस को सक्सेस को सुनिश्चित करता है। इस प्रकार से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक ह्यूमन के अंदर समझने में कि वो मेल है तो उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर डिफरेंट होगा, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंक्लूजन। ब्रेन सेक्स डिफरेंशिएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि जेनेटिक फैक्टर्स, हॉर्मोन्स और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से रेगुलेट होता है। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो किससे रेगुलेट होता है जेनेटिक फैक्टर, हार्मोन और इन्वायरमेंटल फैक्टर से। ठीक है, इस प्रोसेस में ही मेल और फीमेल ब्रेन्स
एनाटॉमिकल और फंक्शनल डिफरेंसेस डेवलप होते हैं जो बिहेवियल, कॉन्जेक्शन और रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होता है, मेल और फीमेल के जो ब्रेन है उसमें डिफ्रेंसिएशन होता है और डिफरेंट टाइप के फंक्शन उनमें डेवलप होते हैं। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन और बिहेवियर को इफेक्ट करता है। इससे अंडरस्टैंडिंग से डेवलपमेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को बेटर समझा और मैनेज किया जा सकता है। यानी कि अगर हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, ब्रेन डिफरेंशिएशन की, तो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पाए जाते हैं उनको बेहतर तरीके से समझा जाएगा। उनके डेवलपमेंट स्टेजेस को और डेवलपमेंट का प्रोसेस को भी हम आसानी से समझ सकते हैं और उनको मैनेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका रेफरेंस, an introduction to developmental biology by DAH and principle of developmental biology by Paul Weiss। ठीक है गाइस, तो ये थी आज की क्लास ब्रेन सेक डिफरेंशिएशन के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।